This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार, आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 46 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। अलग अलग क्राइम्स के अंदर अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक हथियार के तौर पर सांप को इस्तेमाल किया गया। इंडिया में तकरीबन हर साल 60,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं स्नेक बाइट्स के कारण, सांप के डसने के कारण। तो जब कभी भी किसी को भी कोई सांप काटता है तो सभी ये सोचते हैं कि ये कोई नेचुरल मौत है। तो ये जानना भी आज की कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि पुलिस आखिरकार कैसे आरोपी तक पहुंची, कैसे पुलिस को पता चला कि ये सांप के काटने से कोई नेचुरल मौत नहीं हुई थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। व्यक्ति को अपनी पत्नी को कोबरा से कटवाकर मारने के जुर्म में murdered his 25-year-old wife using a cobra. ये कहानी है केरला की। केरला में एक कोल्लम नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक आंचल नाम का एरिया पड़ता है। आंचल टाउन के अंदर सूरज एस कुमार नाम का एक शख्स रहता था जो कि एक बैंक के अंदर नौकरी करता था और उस वक्त उसकी उम्र करीबन 27 साल थी। उसके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और ये आराम से अपना घर का गुजारा कर रहे थे। अब सूरज 27 साल का हो गया था तो सूरज के माता पिता ने सूरज के लिए रिश्ते देखना भी शुरू कर दिए थे और एक मैट्रिमोनियल ब्रोकर के जरिए या फिर एक बिचौलिए के जरिए सूरज कुमार की मुलाकात होती है उत्तरा से। उत्तरा करीबन 3 साल छोटी थी सूरज से, लेकिन वो काफी धनवान घर से थी। उत्तरा के पिताजी एक धनवान बिजनेसमैन थे, उनका अच्छा खासा कारोबार था। उत्तरा की माँ एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उत्तरा एक लर्निंग डिसेबिलिटी नाम की बीमारी से ग्रस्त थी। लर्निंग डिसेबिलिटी नाम की बीमारी के अंदर उत्तरा को कोई भी नई चीज सीखने में काफी दिक्कत होती थी। वो जल्दी से कोई भी नई चीज नहीं सीख पाती थी। खैर, बाद में दोनों परिवार मिले और इस बीमारी के बारे में सूरज को भी बताया गया कि उत्तरा के ये लर्निंग डिसेबिलिटी नाम की बीमारी है, लेकिन सूरज ने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और दोनों परिवार राजी हो गए शादी के लिए। उसके बाद में 2018 में उत्तरा और सूरज की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। अब शादी के दौरान उत्तरा के पिताजी दहेज के तौर पर सूरज को 768 ग्राम सोना देते हैं, 768 ग्राम सोना देते हैं, एक सुजुकी की सेडान कार देते हैं, 4 लाख रुपए नगद देते हैं। इसके अलावा पुलिस की जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि उत्तरा के पिताजी हर महीने सूरज को 8,000 रुपए दिया करते थे उनकी बेटी की देखभाल के लिए, और शायद सूरज ने उत्तरा से शादी इन्हीं सब को देख कर की थी। अगर उत्तरा के घर वाले इतने अमीर ना होते या फिर ये इतना सब कुछ उसको दहेज में ना देते तो मुझे नहीं लगता कि सूरज कभी उत्तरा से शादी करता। खैर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2018 में शादी हुई। अगले साल 2019 में उन दोनों को एक बेटा भी हो जाता है। बच्चा होने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कभी जब पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी, लेकिन ये एक आम बात है, कोई भी इसमें अलग नहीं था। लेकिन फिर तारीख आती है 27 फरवरी 2020। अच्छा, जो मकान था सूरज का वो 2 मंजिला था, ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। तो सूरज नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर खाना खा रहा था। वो खाना खाते खाते उत्तरा को बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर के कमरे में मेरा फोन पड़ा है और वो फोन तुम मुझे ला कर दो। उत्तरा जाती है फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर के कमरे में, लेकिन उत्तरा जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसती है वो देखती है कि फर्श पर एक सांप दौड़ रहा है। वो उस सांप को देखते ही जोर से चिल्लाती है और बाद में सूरज आता है ऊपर भागकर। सूरज उस सांप को एक लकड़ी के डंडे की मदद से खिड़की से बाहर फेंक देता है। चलो, बात आ गई होगी। उसके 4-5 दिन बाद में 3 मार्च 2020 को उत्तरा रात को सो रही थी। रात को सोते सोते उसको एक सांप डस जाता है। वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाती है। उत्तरा के पैर में सांप डसा था और बाद में जांच में पता चला कि वो एक रसेल वाइपर सांप था, जो कि एक बहुत ही जहरीला सांप होता है। टॉप 4 की कैटेगरी में आई थिंक वो आता है। तो तुरंत सूरज आता है, सूरज के माता पिता आते हैं और उत्तरा को वो उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस रात उनको 2 घंटे लग गए एक आईसीयू वाला हॉस्पिटल ढूंढने के लिए। अब 2 घंटे लग गए तो जाहिर सी बात है जो जहर था वो पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे फैल रहा था और जो पैर था जहाँ पर सांप ने डसा था वो जगह भी एक काफी ज्यादा सूज गई थी। तो आईसीयू वाला हॉस्पिटल मिलने के बाद में करीबन 3 प्लास्टिक सर्जरी होती है
उत्तरा के पैर की, इतना ज्यादा वो जहर फैल चुका था। उसके बाद में 52 दिनों तक उत्तरा का इलाज चलता है। 52 दिनों तक उत्तरा चल नहीं पाती है। 52 दिनों तक कंटिन्यूअसली वो बेड रेस्ट के ऊपर रहती है। 52 दिनों तक इलाज चला था, लेकिन वो हॉस्पिटल में तकरीबन 2 या फिर 3 हफ्ते रही थी। 2-3 हफ्तों के बाद में वो चली गई थी अपने माता पिता के घर। अच्छा, माता पिता के घर में भी एक था ग्राउंड फ्लोर, एक था फर्स्ट फ्लोर, डबल स्टोरी मकान थे और ऊपर वाले कमरे के अंदर उत्तरा सोती थी। तो एक रोज उत्तरा की माँ सुबह सुबह आती है, उत्तरा के कमरे में जाती है। कमरे में वो देखती है कि उत्तरा बेड के ऊपर एक बेहोशी की हालत में जैसे पड़ी है, उसका हाथ नीचे लटक रहा है। उत्तरा की माँ जाती है दौड़कर उत्तरा के पास। जब वो उसका जो हाथ नीचे लटक रहा था उसको ऊपर करके देखती है तो वो पाती है कि उसके 2 जगह सांप ने डसा है। 2 जगह सांप के डसने के निशान थे। वो जोर से चिल्लाकर सभी को बुलाती है। उत्तरा को गाड़ी के अंदर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक उत्तरा की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने उत्तरा को डेड डिक्लेयर कर दिया था। अब क्योंकि एक सांप डसने से मौत हुई थी उत्तरा की, तो किसी ने भी एक दूसरे एंगल से सोचकर नहीं देखा कि ये किसी की सोची समझी साजिश हो सके। सभी ने ऐसे सोचा कि एक सांप आया घर में, सांप ने डस लिया, मौत हो गई। और केरला की तरफ तो सांप के डसने से मौत होना एक बहुत ही कॉमन बात है, इतना ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो किसी ने भी उस दूसरे एंगल से सोचकर नहीं देखा। जांच में पता चला कि जो सांप उत्तरा को डसा था वो एक कोबरा सांप था। कोबरा आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है। बाद में उस कमरे के अंदर कोबरा सांप को खोजा जाता है, कहीं पर छिपा हुआ बैठा है, और उस कमरे में कोबरा सांप मिल भी जाता है। लेकिन 1 हफ्ते बाद, उत्तरा के देहांत के 1 हफ्ते बाद, उत्तरा के पिताजी विजय सेनन वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मुझे शक है मेरी बेटी की मौत कोई भी नेचुरल मौत नहीं है, ये किसी की एक सोची समझी साजिश है। इस बात को वो प्रूव करने के लिए, इस बात को और मजबूत करने के लिए वो 2-3 और बातें बताते हैं पुलिस को। सबसे पहली बात, उत्तरा का कमरा, जिस कमरे में उत्तरा सोती थी, वो एक एयर कंडीशन कमरा था, यानी कि उसके अंदर एसी लगा हुआ था। और जिस कमरे में भी एसी लगा हुआ होता है उस कमरे को हम चारों तरफ से पैक रख, कहीं से भी कोई खुली जगह नहीं होती है। तो इस दौरान सांप का अंदर घुसना एक बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी बिना किसी को दिखे। दूसरा, उत्तरा का कमरा था 2nd फ्लोर पर। अब सांप का सीढ़ियों से होते हुए चढ़कर 2nd फ्लोर तक जाना, एयर कंडीशन कमरे के अंदर कैसे तैसे घुसना, ये एक नामुमकिन सी बात लगती है। किसी इंसान की मदद के बिना ऐसा सांप के लिए कर पाना बेहद मुश्किल है। तीसरी बात, उत्तरा को 52 दिन पहले ही एक सांप ने डसा था, वो भी काफी जहरीला सांप था, और 52 दिनों के बाद में एक बार फिर से उत्तरा को सांप ने डसा और उसकी मौत हो गई। अब ये कहीं से भी दोनों जहरीले सांप, कहीं से भी ये चीज एक कोइंसिडेंस या फिर एक नेचुरल मौत नहीं लग रही थी। अच्छा, इनके अलावा भी एक और बात, उत्तरा ने कभी अपने पिता को बताया था कि सूरज को सांपों को पकड़ना, सांपों को कंट्रोल करना, ये सब कुछ आता है। वो देख देख कर सांपों के बारे में ज्यादा सीख रहे हैं। उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो कर रहे हैं उनका शौक करने दो। लेकिन अब जब उत्तरा की सांप के डसने के कारण मौत हो गई, तब उत्तरा के पिता को वो बात याद आ रही है कि सूरज को सांप को कंट्रोल में करना आता है। अब पुलिस इतने सभी चीजों के बाद में 21 मई को कंप्लेंट रजिस्टर कर लेती है और उस कंप्लेंट में जो प्राइम सस्पेक्ट है वो सूरज एस कुमार को माना जाता है। अब पुलिस लगती है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के काम में। तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर लगाते हैं सूरज का नंबर और सारे कॉल रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। तो पुलिस वाले देखते हैं कि सूरज की एक सुरेश कुमार नाम के शख्स से कई बार बातें हुई हैं। जब सुरेश कुमार के बारे में पता किया तो सुरेश कुमार सांप के कारोबार के अंदर ही काम करता था, एक तरह से वो सांपों की डीलिंग करता था। तो पुलिस की नजर में अब वो शख्स भी आ चुका था। इसके बाद में पुलिस ने इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री निकाली सूरज की। तब वहां पर पता चला कि सूरज पिछले काफी टाइम से ये सीख रहा है कि सांपों को कैसे कंट्रोल में करें, कौन सा सांप कितना जहरीला होता है। ऐसी सांपों के रिलेटेड ही वो कई सारे वीडियोस देखता था यूट्यूब पर, कई सारे ट्यूटोरियल्स देखता था। तो पुलिस को यहाँ पर पूरा शक हो गया था सूरज के ऊपर कि जो भी किया है इसने ही किया है। पुलिस सूरज को अरेस्ट कर लेती है, साथ में सुरेश कुमार को भी अरेस्ट कर लेती है जो कि सांप की इधर उधर डीलिंग करता था। दोनों को पुलिस स्टेशन लाती है और सबसे पहले जितने भी सबूत, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स और जो भी बातें पिता ने कही थी उत्तरा की, ये सभी बातें सूरज के सामने रखते हैं। सूरज उन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और उसे लगता है कि वो फंस चुका है। सारी बात पुलिस वालों को पता चल चुकी है। तो वो अब असल कहानी बताना शुरू करता है। वो कन्फेस कर लेता है कि उसने ही मर्डर किया है उत्तरा का और अब वो सारी कहानी बताना शुरू करता है। तारीख थी उस दिन 12 जुलाई 2020, जब सूरज ने कन्फेस किया कि उसने ही उत्तरा का मर्डर किया है। तो अब सूरज कहानी बताना शुरू करता है कि उसने क्यों किया, कैसे किया। तो सूरज का प्लान था एक किसी दूसरी लड़की से शादी करने का। वो उत्तरा को छोड़ना चाहता था, लेकिन अब अगर वो उत्तरा को डिवोर्स देता तो जितना भी गहना उत्तरा का था वो उत्तरा अपने साथ ले जाती, पैसों में भी बंटवारा हो जाता, जमीन में भी बंटवारा हो जाता। तो सूरज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसको सारे पैसे भी चाहिए थे, सारी जमीन जायदाद भी चाहिए थी और उत्तरा को वो छोड़ना चाहता था। तो अब डिवोर्स दे नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन सामने आया कि उसको रास्ते से ही हटा देते हैं। अब
रास्ते से कैसे हटाएं इसके बारे में उसने सर्च करने लगा। वो सूरज चाहता था कि वो किसी एक ऐसे तरीके से उत्तरा को रास्ते से हटाए कि वो एक नेचुरल लगे सब कुछ, कि भाई सब कुछ नेचुरल हुआ है, किसी ने भी ये सोच समझ कर या फिर किसी की भी ये साजिश नहीं थी। तो कई सारी अलग अलग चीजें देखने के बाद में, कई अलग अलग वीडियोस देखने के बाद में सूरज के दिमाग में आता है सांप वाला आइडिया। अगर सांप किसी को काटेगा तो कोई नहीं सोचेगा कि ये कुछ सोची समझी साजिश थी, सभी को ये लगेगा कि ये एक नेचुरल मौत है। उसी दिन के बाद में सूरज लग गया सांपों के बारे में रिसर्च करने में, सांपों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे छोड़ें पकड़ें, वो सारी चीज़ें। और इसी दौरान सूरज की मुलाकात होती है सुरेश कुमार नाम के शख्स से, जो कि सांपों की डीलिंग करता था। सूरज कुमार सुरेश को बोलता है कि मुझे एक सांप चाहिए। सुरेश कुमार 10,000 रुपए के अंदर रसल वाइपर सांप, जो कि बहुत जहरीला खतरनाक सांप होता है, वो 10,000 रुपए में सूरज कुमार को दे देता है। अच्छा, सूरज कुमार को ये नहीं पता था कि सूरज कुमार इस सांप से क्या करने वाला है। सूरज कुमार घर पर आता है। काफी दिनों तक, लगभग 10-11 दिनों तक सूरज ने उस सांप को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, ताकि जब भी उसको कोई दिखे तब वो उस पर टूट पड़े खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। कहानी के शुरू में जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तरा ऊपर जाती है फर्स्ट फ्लोर पर, उसको सांप दिखाई देता है। वो पूरा प्लान था सब कुछ। सूरज फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाता है, वहां पर उस सांप को उस कमरे के फर्श के ऊपर छोड़ देता है। सूरज का प्लान ये था कि जैसे ही उत्तरा उस कमरे में आएगी, सांप उत्तरा को डस लेगा। लेकिन अब वो सांप पहले ही उत्तरा को दिख गया और उत्तरा चिल्ला गई, तो वो प्लान फेल हो जाता है सूरज का। उसके बाद में 4-5 दिन बाद में सूरज उत्तरा के कमरे में जाता है जब उत्तरा सो रही थी, और कमरे में उसके बेड के ऊपर वो सांप छोड़ देता है। रसल वाइपर सांप उस उत्तरा के बेड पर छोड़ देता है, और उस वक्त वो सांप उत्तरा के पैर पर अटैक करता है, डस लेता है, और बाद में उत्तरा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन अभी भी ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था सूरज का, क्योंकि उत्तरा चिल्ला गई थी और बाद में उसको हॉस्पिटल ले गए थे और वो बच गई थी। तो ये प्लान भी एक तरीके से फेल हो गया था। अब तीसरा ट्राई मारता है वो इस बार उत्तरा के खाने में कुछ नशीले पदार्थ मिला देता है, कुछ नशीली दवाइयां मिला देता है, जिससे कि उत्तरा गहरी नींद के अंदर चली जाएगी। तो उत्तरा के दूध के अंदर वो कुछ गोलियां मिलाता है, उत्तरा पीती है, सो जाती है गहरी नींद के अंदर। उसके बाद में इस बार वो एक दूसरा सांप लेकर आया था, कोबरा सांप। वो भी सुरेश कुमार से लिया था 10,000 रुपए में। तो सूरज उसके बाद में उत्तरा के कमरे में जाता है और उत्तरा के बेड के ऊपर कोबरा सांप को वो डाल देता है। लेकिन अब सांप की एक खासियत होती है कि जब तक सांप को कोई खतरा नजर नहीं आए तब तक सांप किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करता। तो क्योंकि उत्तरा सो रही थी एकदम नींदों में, वो हाथ पैर भी थोड़ी बहुत इधर उधर नहीं ला रही थी, तो सांप ने उत्तरा के ऊपर अटैक नहीं किया, वो कोने में जाकर छुप गया। ये जब देखा सूरज ने, तो उस कमरे में जाता है, सांप के सर को पकड़कर सांप को उठाता है, और इस बार वो उत्तरा के ऊपर ही सांप को डाल देता है, उसके उत्तरा के ऊपर ही फेंक देता है। लेकिन फिर भी वो सांप साइड में से निकल जाता है और कोने में जाकर छिप जाता है। एक बार फिर से पकड़कर सांप को उत्तरा के ऊपर फेंकता है, लेकिन अभी भी वो सांप साइड से निकलकर कहीं छिप जाता है। अब सूरज का यहाँ पर सब्र टूटता है। सूरज उस सांप को पकड़ता है, सांप के सर को पकड़ता है और उत्तरा के हाथ के पास ले जाता है, और सांप का मुंह एकदम हाथ के टच कर देता है, उत्तरा के हाथ के टच कर देता है। अब यहाँ पर वो एक जानवर था, उसको कुछ नहीं पता था, वो इस बार डस लेता है। एक बार डसने के बाद में सूरज कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो एक जगह और डसवाता है सांप से, करीबन 2 इंच दूर हाथ के ऊपर ही वो एक बार फिर से सांप से डसवाता है, और बाद में सांप को वहीं पर छोड़कर चला। और बाद में आगे क्या हुआ वो आपको सबको पता है। सुबह उत्तरा की माँ ही सबसे पहले देखा बेहोश है, बाद में देखा तो खत्म हो गई उत्तरा। अब यहाँ पर ये सारा कन्फेस कर लिया था सूरज ने, लेकिन कन्फेस करने से कुछ नहीं होता। पुलिस को चाहिए सॉलिड एविडेंस। अगर किसी को भी दोषी साबित करना है कोर्ट के अंदर, कोर्ट एविडेंस मांगता है, सबूत मांगता है। तो पुलिस सबसे पहले जो मरा हुआ सांप था, जिस कोबरा सांप को मार दिया था, उसके साथ सूरज का डीएनए मैच कर देखती है, और डीएनए सक्सेसफुली मैच हो जाता है। सुरेश कुमार जो कि सांपों का डीलर था, उसकी गवाही थी कि सूरज कुमार ने उससे सांप खरीदे थे। पूरे सीन को वापस से पूरा रिक्रिएट कर देखा गया। लास्ट में सेशन कोर्ट के अंदर फैसला आता है कि सूरज कुमार को 2 उम्र कैद की सजाएं दी जाएंगी, प्लस 17 साल की सजा और दी जाएगी। एक अटेम्प्ट टू मर्डर, सांपों की खरीद बेच में सारे सब कुछ छिपाने के लिए अलग अलग धाराएं सूरज के ऊपर लगी थी, साथ में 5 लाख जुर्माना। अच्छा, इस केस के अंदर सूरज की जो माँ थी रेणुका और उसकी एक सूरज की बहन, उन दोनों को भी कुछ सजा दी गई थी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी सारे सबूत मिटाने में, इन्वेस्टिगेशन के अंदर दखलंदाजी उन्होंने की थी। तो उनको भी क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने के मामले में उनको भी कुछ सजा सुनाई गई थी, वो भी सूरज के साथ मिली हुई थी, और इन तीनों चारों ने मिलकर ही इस काम को अंजाम दिया था। ये थी दोस्तों आज की सच्ची क्राइम की कहानी। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।